हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूँ इशू ऑफ डिबेंचर के। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है। अभी तक हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में मेरे माइक में थोड़ा सा इशू आ रहा था। आई होप इस वीडियो में मेरी आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है आपको या इको हो रही है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? ये किस चीज़ के क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है जैसे हमने डिस्काउंट पे इशू किए शेयर या पार पे किए या प्रीमियम पे किए, साथ ही साथ ये वाले जो क्वेश्चन है वो कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन है। मतलब यदि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई प्लांट खरीदा है या कोई फर्नीचर खरीदा है, तो उसके पैसे चुकाने के बजाय हम क्या करते हैं, उसके जो हमारे पास डिबेंचर रखे हुए हैं वो हम उनको दे देते हैं। तो वही चीज़ है। Reliance Limited purchased machinery costing 1,35,000. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 9% debenture of 100 each if debenture have been issued at par और एट डिस्काउंट। मतलब दो कंडीशन दी हैं, दो केस दिए हैं, समझ लीजिए केस 1 और केस 2। तो हमें यहाँ पर एक बार जब हम एंट्री करेंगे, किसके लिए करेंगे? एट पार के लिए करेंगे, जो केस 1 की होगी, और दूसरी किसके लिए करेंगे? एट डिस्काउंट के लिए करेंगे, जो 10% है। यहाँ पर हमें वही फॉर्मूला लगाना है जिससे हमें पता चल जाए कि जो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर हैं, हमने इशू कितने किए थे, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ डिबेंचर हमने कितने इशू किए थे। तो उसका फॉर्मूला मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ और इस क्वेश्चन के साथ भी मैं आपको बता दूंगी। तो सिंपल सी इसमें एंट्री होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी केस 1। केस 1 यहाँ पर क्या खरीदी गई है? यहाँ पर मशीनरी खरीदी गई है। तो उसी मशीनरी के हिसाब से हमको क्या करनी है? एंट्री करनी है। तो हमारी सबसे पहली जो एंट्री होने वाली है, कौन सी होने वाली है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है ना? ये एंट्रीज तो आपको आती ही है, ये तो शेयर कैपिटल के समय से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अमाउंट कितना है? 1,35,000। बस वही अमाउंट मुझे यहाँ पर लिखना है। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी? ये एट पार पर है, मतलब ये हम केस 1 कर रहे हैं, ये वाला केस 1। तो एट पार पे मतलब जो प्राइस है, जो फेस वैल्यू है, उसी पर इशू किए गए थे शेयर, और सॉरी उसी पर इशू किए गए थे डिबेंचर, और उसी पर इन्होंने क्या कर दिया? कैश कंसिडरेशन कर दिया। तो आपको क्या करना है? वेंडर अकाउंट डेबिट कितना है? 9% डिबेंचर टू 9% डिबेंचर। तो बस आपको वही का वही अमाउंट 1,35,000। यदि गलती से मेरे मुंह से डिबेंचर की जगह शेयर निकल जाता है तो उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी कह देती हूँ। वैसे मुझे पता है कि मैं आपको डिबेंचर पढ़ा रही हूँ और डिबेंचर ही मुझे कहना है, बट क्या होता है जब हम जल्दबाजी में पढ़ाते हैं और हमने इतने सारे शेयर्स के क्वेश्चन किए हैं तो कभी कभी गलती से निकल जाता है। आप लोगों को समझ लेना है कि वो डिबेंचर है। ठीक है, चलिए अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 कह रहा है, यहाँ पर एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इस चीज़ को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है। यहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है? नंबर ऑफ डिबेंचर और प्राइस ऑफ एसेट्स। ठीक है ना? एसेट्स लिख दो या प्राइस ऑफ मशीनरी, और डिवाइड क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमको ध्यान रखना है। अब इसको आपने 1 डिबेंचर किया। अब यहाँ पर प्राइस ऑफ मशीनरी कितनी है? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि शेयर का जो एट पार पे किए हैं, मतलब 100 का सॉरी डिबेंचर 100 का डिबेंचर 100 में ही इशू किया है। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 13500, और फिर ये जो 13500 है, ठीक है, 13500 नहीं आएगा, 1350 आएगा। ठीक है, फिर ये जो 1350 है इसमें मुझे इंटू करना है 100 का, और फिर ये 1,35,000 आएगा।
क्लियर हो गया। इसी तरह से हम केस 2 करते हैं। केस 2 में भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ पर केस 2 में पहली एंट्री वही होगी, क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितना, 1,35,000। यहाँ पर भी 1,35,000, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ केस 2। ठीक है। अब जो सेकेंड एंट्री है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है ना, 10% डिस्काउंट पर शेयर इशू किए गए थे। तो अब यहाँ पर मुझे सेकेंड एंट्री, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, इस एंट्री को करने से पहले मुझे ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो पहले भी एंट्री कर सकती हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। क्या एंट्री कर सकती हूँ मैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, पर अमाउंट में फॉर्मूला पुट करने के बाद ही लिखूंगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डिवाइडेड बाय नहीं, टू, कितना है हमारा, 9% डिबेंचर। ठीक है, तो अब यहां पर हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन यहां पर प्राइस ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, यहां पर प्राइस ऑफ डिबेंचर हो जाएगा, देखिए इस फॉर्मूले को मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं, आप समझ लीजिएगा, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में हमें दूसरी बार पुट करना है। तो प्राइस ऑफ हमारा मशीनरी तो 1,35,000 ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्राइस एक डिबेंचर का कितना है, क्योंकि यहाँ पर 10% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। तो कितने पे इशू किए गए हैं, 100 का था शेयर, 10% डिस्काउंट को माइनस किया तो 90 पे इशू किए गए हैं। तो जब मैं यहाँ पर डिवाइड किससे करूँगी, डिवाइड में 90 से करूँगी। तो जब मैं 90 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 1500 आएगा। क्लियर। और इसी 1500 को मुझे यहाँ पर क्या करना है, 100 से इंटू करना है, 1500 को यहाँ पर 10 से इंटू करना है, और 1500 को यहाँ पर मुझे 90 से इंटू करना है। तो चलिए, जब आप ये करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1,50,000 आ जाएगा, यहाँ पर 15,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 1,35,000 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, उसे सीधे तरीके से समझा दो, उसे घुमा फिरा कर बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसी तरह का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Romi Limited acquired assets of 20 lakh and took over creditors of 2 lakh from Kapil Enterprises. Romi Limited issued 8% debenture of 100 each at the discount of 10% as purchase consideration. Record necessary general entries in the books of Romi Limited. ठीक है, यहाँ पर Romi Limited ने क्या किया है, Kapil Enterprises की assets 20 लाख की, और जिसमें क्रेडिटर्स 2 लाख के इंक्लूड थे, उसे टुक ओवर कर लिया है। और फिर क्या किया है, उनका ये लेने के बाद उनको 8% डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से दे दिए हैं, जो डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पर इशू किए गए थे। क्लियर हो गई ये बात। तो चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसी में एंट्री करेंगे। सबसे पहली तो एंट्री क्या होगी, ये एसेट्स को लेने की एंट्री होगी। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर एक ही कंडीशन है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है, और ये इंक्लूड है उसमें, है ना, टुक ओवर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इंक्लूड हैं, एंड टू वेंडर्स, कौन है वेंडर का यहाँ पर तो नाम दिया हुआ है, तो मुझे डायरेक्ट उसका नाम लिख देना है, क्या है, कपिल एंटरप्राइजेस। नाम नहीं दिया होता है तो हम वेंडर लिखते हैं, एंटरप्राइज। ठीक है, अब यहाँ पर कितना एसेट्स हैं, 20 लाख का एसेट्स हैं, जिसमें से 2 लाख के क्रेडिटर्स हैं, और 18 लाख क्या हो गया, कपिल एंटरप्राइजेज में आ गया। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि क्रेडिटर्स तो वैसे भी क्रेडिट में ही आएंगे, और जो एसेट्स है उसका टोटल अमाउंट है 20 लाख। अब क्या करेंगे, अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी, कपिल एंटरप्राइजेज, यदि वेंडर होता तो वेंडर लिख देते, अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर
अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब ये एंट्री करने के बाद भी आप कर सकते हो क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो किस चीज़ का, नंबर ऑफ डिबेंचर। देखिए इन क्वेश्चंस में देखिए डिबेंचर कितने इशू किए गए हैं इनके बारे में नहीं बताया जाता है। देखिए यहाँ पर भी नहीं बताया गया, तो उन्हें हमें निकालना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, प्राइस ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग हो प्लांट हो उसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। हर क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा, एग्ज़ाम हो चाहे घर पर आप इतना सब मत लिख कर देखिए, डायरेक्ट अमाउंट भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आप कपिल एंटरप्राइजेस की एसेट्स कितनी है ना, 2 लाख के तो क्रेडिटर हैं, टोटल उसके पास कितनी एसेट्स हैं, वो हैं 18 लाख की। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू किए गए थे 10%, तो जब 100 में से 10% माइनस करूँगी तो 90 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 90 करेंगे, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 20,000। ठीक है, आप भी करके देखिएगा। जब हम इसको 20,000 करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20,000 का कितना है प्राइस, 100, यहाँ पर 20,000 का डिस्काउंट कितना है 10, यहाँ पर 20,000 का कितना आएगा 90। तो चलिए इनका कैलकुलेशन करिए, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में बोल के उनको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं कर दूँगी, यहाँ पर 20 लाख, यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर 18 लाख। सो सिंपल, बस यही चीज़ है। देखिए आ गए 20,000 क्या है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड है, वही हमारा निकल गया, आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए आप भी। EXE लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 4 लाख, टुक ओवर लाइबिलिटीज 50,000। मतलब जैसे वहाँ पर क्रेडिटर्स थे, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ हैं, तो इन्हें भी हमें क्या करना रहेगा, क्रेडिट करना रहेगा। फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, यहाँ पर भी वेंडर का नाम दिया हुआ है। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड 3,80,000 बी पेड टू इशूइंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच, पास जनरल एंट्री इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर पेड इन कैश। ये जो लाइन है, इस लाइन का मीनिंग समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यदि कोई भाग ऐसा रह जाता है जिससे जो बच गया है उसे किस में डाल देना है, उसे कैश में डाल देना है। अब ये क्या बात हुई मैम, तो चलिए इसे जब हम क्वेश्चन को करेंगे ना तो समझेंगे। सबसे पहले तो मैं केस 1 करती हूँ। केस 1 में क्या है, कुछ भी नहीं करना है, एट पार पे है, तो केस 1 करना तो आपके लिए बहुत ईजी है। करिए मेरे साथ एंट्री केस 1 में। अब जो ये लाइन का मतलब है वो केस 2 और केस 3 के लिए है, केस 1 के लिए इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या है, एसेट्स कितने की है मेरे पास, एसेट्स है मेरे पास 4 लाख की। ठीक है, उसके बाद कैश कंसिडरेशन 3,80,000 के, मतलब डिबेंचर कितने के इशू किए गए हैं, 3,80,000 के। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, और साथ ही साथ लाइबिलिटीज़ दी हैं 50,000 की। तो टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ये मैंने बताया ना कि क्रेडिटर में आएगा, क्रेडिट में आएगा 50,000, और डिबेंचर कितने इशू हुए हैं, मोहन, वेंडर की जगह क्या आएगा, ब्रदर्स को, कितने, 3,80,000। अब आप एक बताइए बात, ये जो 3,80,000 प्लस 50,000 क्या 4 लाख के इक्वल है? हम प्लस करके देखते हैं। 4,30,000 आ रहा है। आप याद कीजिए, हमने शेयर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ऐसा कुछ इम्बैलेंस हो जाता है यदि बैलेंस दोनों साइड का बराबर नहीं होता है। यदि इधर का ज़्यादा होता है, इधर का कम होता है, तो हम उसे कहाँ डाल देते हैं, गुडविल में डाल देते हैं। ऊपर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर गुडविल अकाउंट। यदि इसके अपोजिट कोई कंडीशन हो जाती है तो हम कहाँ डाल देते हैं, नीचे कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं।
याद आ रहा है कुछ आपको? इस तरह का हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हो रही है कि इधर का बैलेंस ज़्यादा है, ऊपर का कम है, तो अब मुझे एक गुडविल अकाउंट खोलना होगा। वो 30,000 में किस में डाल दूंगी? मैं गुडविल में डाल दूंगी, सॉरी, मैं किस में डाल दूंगी? गुडविल में डाल दूंगी। यदि ऐसा होता कि यहाँ पर 4,50,000 होता और यहाँ 4,30,000 होता तो मुझे नीचे 2 कैपिटल रिजर्व खोलना पड़ता और उसे डाल देती। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी क्या एंट्री हो गई? ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? एट पार पर है, तो मुझे सिंपल क्या करना रहेगा? सिंपल मैं लिखूंगी मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है। यहाँ पर कोई डिबेंचर का परसेंट नहीं लिखा, तो इसलिए डायरेक्ट परसेंट डिबेंचर लिख देंगे। ठीक है, अब अमाउंट कितना आएगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको डायरेक्ट अमाउंट लिख देती हूँ। तो यहाँ पर अमाउंट है मेरा 3,80,000 और डिवाइड कितना करूँगी मैं? 100, क्योंकि मेरा अभी मैं पार पर इशू कर रही हूँ। तो यहाँ पर 3,800 आएगा और यही 3,800 यहाँ पर आ जाएगा जब मैं इसको 100 में कर दूँगी। ठीक है ना, यहाँ जो अमाउंट आता है ना, तो नंबर ऑफ जो डिबेंचर होते हैं ना, उसका जो शेयर इशू किए गए हैं इनटू करके आता है। तो यहाँ पर तो 100 ही है, तो 100 से पहले डिवाइड करेंगे और फिर 100 से ही इनटू कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,80,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 3,80,000। क्लियर? तो ये कौन सी कंडीशन बन गई? ये केस 1 हो गया। अब हम करेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 क्या कह रहा है? पहले हम केस 2 को पढ़ लेते हैं। केस 2 कह रहा है 10% डिस्काउंट पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केस 2 क्या कह रहा है? 10% डिस्काउंट पर। तो जो फर्स्ट एंट्री है केस 2 की, जो फर्स्ट एंट्री है वो सेम यही होगी। ये केस 1 था, ये केस 2 है। केस 2 की फर्स्ट एंट्री सेम यही हो जाएगी। तो इसी एंट्री को आपको नोट कर लेना है। आप बोलेंगे तो मैं इसको क्लीन करके इसी को केस 2 बता देती हूँ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम केस 2 बना लेते हैं। चलिए, ये केस 1 हो गया। अब हम केस 2 देख लेते हैं, इसी को केस 2 बना लेते हैं। तो ये मेरा केस 2, तो केस 2 की फर्स्ट एंट्री तो यही हो जाएगी। अब क्या होगा? अब होगा यहाँ पर मोहन ब्रदर्स लिमिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% तो दिए ही नहीं, 2 डिबेंचर। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? नंबर ऑफ डिबेंचर, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर लिखेंगे। कितना है यहाँ पर? 3,80,000। 100 का 10% डिस्काउंट कितना हो गया? 90। तो चलिए डिवाइड करेंगे, कितना आएगा डिवाइड करने पे? 3,80,000 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत फ्रैक्शन में या पॉइंट में अमाउंट आ रहा है 4,222.22222। तो यही चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रहे थे ये लोग। क्या बोल रहे थे? इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर टू बी कैश इन अ पेड। क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अमाउंट आना है वो आना है कितना? 3,80,000 आना है। डिस्काउंट कितना है डिबेंचर पर? 4,222 इंटू 10 आ गया 10। अब आप जब इसको इंटू करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 4,222 डिबेंचर कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा 4,222 इंटू 100। करिए इसको इंटू। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4,22200। अब आप ऐसा कीजिए, इस चीज़ को मैं साथ में लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप ऐसा कीजिए बच्चों, इंटू प्लस करके देखिए, सॉरी प्लस करके देखिए। 3,80,000 प्लस 4,222
ठीक है। अमाउंट कितना आ रहा है 42220, 20 रुपीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं। कहाँ पर? यहाँ पर 42220। तो ये 20 को मुझे क्या करना है? कैश में डाल देना है, टू कैश, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। तो यहाँ पर जो 20 रुपीज़ कम आ रहे हैं उनको मुझे किस में डाल देना है? कैश में डाल देना है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरह का क्या है केस 3 है, जो मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या है केस 3? केस 3 में जो फर्स्ट एंट्री है वो सेम यही होने वाली है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड एंट्री है उसको हमें दूसरी करनी पड़ेगी। देखिए क्या करेंगे हम सेकंड एंट्री में, यहाँ पर भी हमें चेंज करना रहेगा। देखिए सेकंड एंट्री किस चीज़ की होगी? 2, क्या होगा सेकंड एंट्री में? 2% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि ये क्या है? प्रीमियम की है। केस 3 किस चीज़ का है? प्रीमियम का। ये क्या बोल रहे हैं? 10% प्रीमियम। तो 3,80,000 में डिवाइड क्या होगा? 10% प्लस करके प्रीमियम। तो यहाँ पर कितना आएगा? 110। तो चलिए डिवाइड करके देखिए, जब हम 3,80,000 में 110 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी मेरा पॉइंट में आएगा 3454, है ना। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना आना चाहिए? यहाँ पर 3,80,000 आना चाहिए। डिबेंचर में कितना आएगा मेरे पास अमाउंट? 3454 इंटू 100 आएगा। यहाँ पर प्रीमियम में कितना आएगा? 3454 इंटू 10। अब चलिए इसका इंटू इसमें कीजिए और इसका इंटू इसमें कीजिए। अब बताइए कुछ बैलेंस बचेगा क्या? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 34, सारा यहाँ पर नंबरिंग का खेल है। 345400, 34540। चलिए अब इन दोनों को प्लस करके जब मैं 3,80,000 में से माइनस करूँगी, 34540 प्लस 34540, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 379940, जो 3,80,000 से कम है। तो जब मैं 3,80,000 में से इसे माइनस करूँगी तो मेरे पास 60 अभी भी बैलेंस बचा है, जो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन मुझे किस में डालना है? कैश में, टू कैश। तो यहाँ पर इसको मैंने 60 रुपीज़ किस में डाल दिया? कैश में डाल दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट आप करेंगे इस टाइप का, और इस टाइप का यदि एग्जाम में आ गया तो फिर आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। हम सीख ही तो रहे हैं यहाँ, हम एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हैं, हम यहाँ सीखने आए हैं। तो बस सीखिए आप उस चीज़ को। एग्ज़ाम की तैयारी हम ऐसे ही तो करते हैं, नई नई चीज़ें सीख कर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? रामा लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019. Land, furniture, stock, creditors. The purchase consideration of 60 lakh was paid issuing 12% डिबेंचर ऑफ 100 each at the premium of 20%. सिंपल सी सिर्फ 2 एंट्री होगी इस क्वेश्चन में। चलिए वो दोनों ही एंट्री हम कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जितनी भी हैं इनको हम डेबिट कर देंगे, जितनी भी हमारी जो एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितनी है? 50 लाख, ठीक है, एल का मतलब लैख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है? 10 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है? 5 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स डेबिट नहीं आएंगे, लिख मत लेना मेरे साथ क्रेडिटर डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2, क्या आ जाएगा? 2 क्रेडिटर्स 7 लाख, ठीक है। और यहाँ पर 2 किसको करा है? नाम दिया है क्या? नहीं दिया, वेंडर लिख दो, दिया है नाम। कृष्णा लिमिटेड दिए तो है भाई, कृष्णा लिमिटेड। कितना दिया है? 60 लाख। चलिए देखिए 50 और 10 60 65, यहाँ पर 67 हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे गुडविल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुडविल
अकाउंट डेबिट। चलिए माइनस करके देखिए कितना बैलेंस था, यहाँ पर बैलेंस आया हमारा 2 लाख, ठीक है ना। ये 65 था, ये सॉरी 67 है। जब हमने माइनस किया तो यहाँ पर 2 लाख मैंने किस में डाल दिया, गुडविल अकाउंट में। अब ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि मैडम गुडविल अकाउंट कैसे खुला। अभी भी बताया मैंने कि यदि बैलेंस नीचे का ज़्यादा आता है और ऊपर का कम आता है तो गुडविल अकाउंट खोलते हैं, यदि ऊपर का ज़्यादा है और नीचे का कम है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में बैलेंस को डाल दिया जाता है। तो चलिए ये डाल दिया। अब बस नेक्स्ट एंट्री है सिंपल, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, ठीक है ना, पूरा लिखिएगा। एग्जाम में, प्रैक्टिस में तो कुछ भी कर सकते हैं पर एग्जाम में पूरा लिखना है। और 20% क्या है, प्रीमियम है। तो चलिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। मैं बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखूंगी, आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लेना। एसेट्स कितनी है, 60 लाख की, ठीक है। प्रीमियम पर है तो 100 का 20% प्रीमियम मतलब 120। तो चलिए 60 लाख में जब 120 का हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो बस 50,000 को ही हमें यहाँ पर करना है काम। 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 20 एंड 50,000 इंटू 120। तो चलिए करिए इसका, जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर तो 60 लाख आ ही जाएगा, यहाँ पर 60 लाख, यहाँ पर 50 लाख और यहाँ पर 10 लाख। क्लियर, बस ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, हम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा बड़ा दिया है और क्वेश्चन छोटा सा दिया है। ग्रीन लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर 40 लाख एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज 7 लाख, 32 लाख 40,000, 7 lakh for 32 lakh 40,000 payment was made for issuing 10% debenture of 100 each, discount 10%, necessary general entry करना है। ये मेरे हिसाब से आपने खुद करा होगा, लेकिन यदि फिर भी आपको दिक्कत जा रही है तो चलिए अपन कर लेते हैं। कितनी एसेट्स दी हुई है, एसेट्स दी हुई है हमारी 40 लाख। तो चलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स ये सब क्रेडिट साइड आते हैं। अकाउंट टू कौन है, हमारा वेंडर, हमारा वेंडर है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ठीक है। क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ठीक है। तो देखिए लाइबिलिटी कितनी दी है, 7 लाख, 7 लाख दी है कि ये कितना दिया है, एसेट्स 40 लाख, मतलब क्या हुआ 32 लाख 40,000 किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड में। अब बताइए बैलेंस देखिए, ये 40 लाख है और यहाँ पर 37 लाख 40,000 है। जब हम 7 लाख को और 32 लाख 40,000 को प्लस करेंगे तो 37 लाख 40,000 आएगा। तो मतलब क्या है, ऊपर का बैलेंस ज़्यादा है, नीचे का कम है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कैपिटल रिजर्व खोल दूँगी। वही कहा था ना मैंने अभी आपसे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बचा हुआ अमाउंट कितना, 60,000 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 60,000 कैसे हुआ, आप एक बार करके देखिए, ऐसा तो नहीं है मैंने गड़बड़ करी हो। एक बार हम करके देखते हैं, माइनस करके 32 लाख 40,000 प्लस 7 लाख 39 लाख 40,000 आएगा। सॉरी कैलकुलेशन ओरली किया था ना तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। 39 लाख 40,000 आएगा और उसमें से जब मैं 40 लाख को माइनस करूंगी तो 60,000 आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। आपसे भी होती है क्या इस तरह की कैलकुलेशन की मिस्टेक, होती ही होगी, ऐसा नहीं है आपसे नहीं होता, आपसे भी हो ही जाती होगी। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पर है, यहाँ पर डिस्काउंट पर किए गए हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, हमारा डिबेंचर कितना परसेंट है, एक्चुअली क्या है यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है इसलिए दिख नहीं रहा है, 10% डिबेंचर, ठीक है। तो चलिए बस
लगाइए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाया था? नंबर ऑफ डिबेंचर का। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? एसेट्स कितनी है हमारी? 32,40,000 डिवाइड क्या करेंगे? 90, ठीक है ना, क्योंकि कितना है 10% डिस्काउंट है ना, तो 90 हो गया। अब मत पूछिएगा कि मैडम 90 कैसे आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 और यही 36,000 को मैं क्या करूँगी, यहाँ 10 से, यहाँ 36,000 को यहाँ 90 से, और यही 36,000 को किससे? 100 से करूँगी। तो चलिए जब हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए। 36,000 को जब मैं 90 से इंटू करूँगी तो मेरा यही देखिए आ गया ना, सेम जैसे वैसा ही आ जाता है ये वाला अमाउंट। 3240,000, यहाँ पर 36,000 नहीं 3,60,000 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा 36 लाख हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 लाख, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े अमाउंट हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि डाउटफुल है या एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्यार से कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे से पूछिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब बच्चे मुझे अच्छे से नहीं पूछते हैं। आप यदि अच्छे से पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं उसका जवाब भी अच्छे से ही दूंगी। थैंक यू।